हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर साइंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज साइंस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप हमको 10 मिनट दीजिए, 10 नंबर हम आपको यहाँ से देंगे। अगर दोस्तों आप इस पूरे मॉडल पेपर को सही सही सॉल्व करते हो, दोस्तों सही सही सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका 60 मिनट में यानी आपका 1 घंटे में 18 प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, दोस्तों यह मॉडल पेपर हल करा हुआ है, ठीक है। हम बस हमारा उद्देश्य ये है कि आगामी आने वाले पेपर कैसे थे और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का मॉडल पेपर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी पेपर, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आप लोग एक बार ज़रूर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका ये 1 घंटे का पेपर होगा, आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है, अगर आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। यहाँ पे आज आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है। इसमें आपको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला आपका है कि हरित लवक पाया जाता है किसमें, जंतु कोशिका में, कवक में, या विषाणुओं में, या फिर वनस्पति कोशिका में। इसमें से आपका क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा तेज चलेंगे ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें आपका क्या होगा। आप लोग कमेंट करिए इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपके हो जाएंगे ग्राहम बेल। ओके दोस्तों, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसमें आपका क्या होगा, काजल, कोयला, या फिर जंतु चारकोल, या फिर हीरा। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 यानी आपका हीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 4 क्वेश्चंस हैं। द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जब द्रव, ठीक है दोस्तों, जब द्रव गैस में चेंज होता है तो उसके प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ओके दोस्तों, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चना और मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है। चना और मटर की जड़ों की गांठों में जो जीवाणु पाए जाते हैं वह आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। इसमें आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके 5 से 6 लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों आपको इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको इतना लॉन्ग नहीं लिखना है दोस्तों, बस केवल आपको मेन टॉपिक ही लिखना है। बस केवल 3 से 4 लाइन। ओके दोस्तों, 3 से 4 लाइन आपको लिखना है, ठीक है। इतना सारा आपको नहीं लिखना है, बस केवल आपको एक ही नंबर मिलेगा। और आप अगर अधिक लॉन्ग लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी खराब होगा और आपके प्रश्न भी छूट जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट दिखे, ठीक है, जो आपको महत्वपूर्ण दिखे, 1-2 पॉइंट यहाँ पे आप लिख अपने एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा। आप सारा पढ़ लो समझ लो वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो आपके मोस्ट पॉइंट है बस केवल आप उसी को लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है इसके उत्तर में कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल में एक मोटा आवरण बना लिया है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। दोस्तों देखिए जब यहाँ पे बात हो रही है, देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा। दोस्तों आपके ओजोन परत पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो सूर्य के, ठीक है, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें आएंगे वह कहीं ना कहीं हम सबकी त्वचा पर बहुत ही गंदा इफेक्ट डालेंगे। उससे
त्वचा कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि जो इसमें दिया गया है आप सेम टू सेम लिखिए, आप अपने मन से अपने हिसाब से समझते हुए क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों जड़ किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा। जड़ क्या काम करती हैं दोस्तों ये भी आपको पता होगा, ठीक है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ यहाँ पे आपके दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका मूसला जड़ें, पहला आपका है मूसला और दूसरा आपका है अपस्थानिक, ठीक है। ये आपके हो गए जड़ के प्रकार। दोस्तों जड़ के कौन कौन से कार्य हैं ये भी आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करिए, आपको हम कमेंट में बताएंगे। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं उत्तोलक के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट करिए। उत्तोलक आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उत्तोलक से प्रश्न आपके अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तोलक आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक है, ठीक है। अब यहाँ पर कैंची आपका प्रथम उत्तोलक है। प्रथम उत्तोलक के अंतर्गत आपका क्या आएगा? जिसमें आयाम यानी एफ, आयास पी और भार के बीच होता है, ओके दोस्तों। ये आपके कैंची प्रथम उत्तोलक में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ये आपके कैंची प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय। अब यहाँ बात करते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन है बहुलक के दो उपयोग लिखिए। दोस्तों पॉलीथीन के उपयोग कौन कौन से हैं? दोस्तों आप एक नहीं आप 1000 लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूर दृष्टि रोग दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल, दोस्तों उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल और अवतल लेंस के बारे में आपने देखा होगा। दोस्तों देखिए उत्तल और अवतल में कौन कौन सा डिफरेंट होता है, ये आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस आपका बीच में मोटा होता है और किनारे पे आपका पतला होता है। अगर ठीक है हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। उसका बीच में सिरा पतला होगा और वह उसके बाद ऊपर नीचे आपका मोटा होगा, ठीक है। ये होगा आपका उत्तल लेंस, ये होगा आपका अवतल लेंस है। आपने एक नाम और सुना होगा अभिसारी और अपसारी, ओके दोस्तों। इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा जंतु मौस्तरीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? ओके दोस्तों अधिक उपयुक्त है और क्यों। अब मैं दोस्तों यहाँ पर ऊँट के बारे में बात कर लें। दोस्तों ऊँट के बारे में आप अच्छा खासा 1-2 पेज में लिख सकते हो, लेकिन आपको 1-2 पेज में नहीं लिखना है, बस केवल आपको 4 से 5 लाइन में ही लिखना है, ठीक है। आप ऊँट के बारे में जितना आपको याद है उतना भी आप लिख लीजिएगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वह दोस्तों बिना कुछ खाए पिए कितने दिन तक? वह 7 दिन तक रह सकता है। आपको लिखना होगा कि वह 6 से 7 दिन तक रह सकता है। और यहाँ हम बात करते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। प्राकृतिक उत्पादक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक उत्पादक क्या है, इसके संक्षेप में आपको लिखना होगा। जो चीज़ें हमें प्राकृत से प्राप्त होती हैं वही हमारा प्राकृत के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका जल, वायु, मिट्टी, ओके दोस्तों वन, ये सब हमारे प्राकृत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों आप जल, वायु, मिट्टी और वन इन सब के बारे में आप एक एक 2-2 लाइन हेडिंग डाल कर लिख लीजिएगा, अधिक लंबा मत करिएगा, ठीक है। एक पेज दोस्तों आपका बहुत, ठीक है। आप आधा पेज एक पेज में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एलपीजी, ठीक है। ये सब हमारे कहीं ना कहीं प्राकृतिक की ही देन है। सीएनजी यानी कुल मिलाकर खनिज पदार्थ, ठीक है। कोयला, पेट्रोल, ये सब हमारे कहीं ना कहीं प्राकृतिक का ही देन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? किसी एक विधि के बारे में लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये तीनों विधियां
याद करना होगा। उसके बाद इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं, जो हानिकारक जीव मनुष्य में संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं। ओके दोस्तों, उसी के वृद्धि को रोकने के लिए ये दवाएं बनती हैं। ये हमारे प्रतिजैविक दवाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको एक दो नाम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट आपका है पत्तियों के कार्य लिखिए। पत्ती के दोस्तों कार्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल डाल के हर एक एक चीज़ अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। एक हेडिंग में बस केवल आप 4 से 5 लाइन ही लिखिएगा, अधिक लंबा आप मत लिखिएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस भी लिखने हैं और दोस्तों आपको नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों मान लो आप इतना लंबा, ठीक है, लिखोगे तो आपका 10 मिनट कम से कम एक प्रश्न में लग जाएगा। इसीलिए कम लिखिए, अच्छा लिखिए और ठोस लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको लिखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा दोस्तों किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका हो जाएगा आपका कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु के पीछे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका उत्तल अवतल यहाँ से जरूर आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता दोस्तों कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको 4 से 5 दिख रहा है। आप इन चीज़ों को भी लिख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपसे कहा था आप हमको 10 मिनट दीजिए, लेकिन तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2-3 मिनट अधिक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों आपके दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार फिर से वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप लोग ज़रूर इस क्लास को, इस वीडियो को, इस मॉडल पेपर को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।